Hi everybody, myself Rajesh sir, welcome to Advanced Chemistry. प्रीवियस क्लास में सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ चुके थे। बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में वहाँ पर देखे हुए थे। उसके बाद का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में टाइप्स of solid on the basis of arrangement of particles। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स जो अरेंज किया गया है, ठीक है, उसके बेस पे सॉलिड को दो टाइप में बांटा गया है। पहला एक हो गया आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकेंड एमॉर्फस सॉलिड। देखिए, एमॉर्फस का मतलब होता है शेपलेस। एमॉर्फस का मतलब होता है शेपलेस, इसका कोई शेप नहीं होता है। ये क्रिस्टलाइन, पहली बात कि ये ट्रू सॉलिड है। देखेंगे ये ट्रू कैसे है, ट्रू है। और एमॉर्फस को सूडो या सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो ये जो एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस है वह रेगुलर वे में इसमें अरेंज रहता है 3D में, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस में रेगुलर वे में ये अरेंज रहता है, जबकि इसमें इरेगुलर रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जैसे हो गया एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, आर अरेंज्ड in regular way in 3D space. The constituent particles are not arranged in regular way in 3D space। जैसे इसको डायग्राम से भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वह रेगुलर तरीके से 3D में एकदम सेम डिस्टेंस एक्स वाई जेड हर तरफ सेम डिस्टेंस में अरेंज रहता है। और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर डायरेक्शन में एकदम सेम होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें कुछ दूर तक तो रेगुलर भी रहेगा, फिर उसके बाद इसमें इरेगुलर होने लगता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सूडो हो गया। तो सूडो वाला हो गया, ये ट्रू हो गया। ट्रू में क्या होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो रेगुलर अरेंज रहता है, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे, जैसे कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इधर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम आइडेंटिकल रहता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कुछ दूर तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइडेंटिकल रहता है, उसके बाद फिर ये
डिस्टेंस भी बढ़ने लगता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी धीरे धीरे कम होने लगता है, इसीलिए इसको सूडो कहा जाता है, जबकि इसको क्या कहता है, ट्रू सॉलिड कहा जाता है। ठीक है, इतना को नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टीज है, इसमें डिफिनिट शेप होता है, क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट रहने के कारण इसका डिफिनिट शेप हो जाता है, जबकि उसका डिफिनिट शेप नहीं होता है। तो दे हैव डिफिनिट शेप, जबकि इसमें दे हैव नॉट डिफिनिट शेप। ठीक है, शेप इसका डिफिनिट नहीं होने के कारण इसीलिए इसको एमोर्फस भी कहा जाता है, और एमोर्फस का मतलब हो गया शेपलेस, इसका कोई शेप नहीं होता है, जबकि इसका शेप आपका डिफिनिट होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन में। नेक्स्ट क्या इसका प्रॉपर्टीज है, दे शो सिमेट्री, इसमें सिमेट्री नहीं होता है, नो सिमेट्री। अब ये सिमेट्री सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आगे इसका थोड़ा सा यूज होता है, जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज में सिमेट्री के बारे में देखना होता है, कैसे करके उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में चेक किया जाता है, कायरल वगैरह का, तो सिमेट्री के बारे में वहाँ पर देखना होता है। ठीक है, ऐसे कोई खास ज़्यादा ये बोर्ड का और ये कंपटीशन में ज़्यादा सिमेट्री का यूज नहीं है। ऐसे ग्रुप थ्योरी में बहुत डिटेल से सिमेट्री के बारे में पढ़ना होता है, ग्रुप थ्योरी में। ठीक है, तो इसको बाद में देखेंगे, सिमेट्री के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये सिमेट्री शो करता है, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। ठीक है, तो ये सब बारे में इसके बारे में पढ़ना होता है। तो ये क्रिस्टल जो क्रिस्टलाइन होता है, जिसका डिफिनिट शेप होने के कारण इसमें सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, जबकि उसमें शेपलेस होने के कारण उसमें सिमेट्री वगैरह एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसमें हाई डेंसिटी होता है, जबकि इसमें क्या होता है, लो डेंसिटी होता है। ठीक है, इसमें एक आता है आइसोट्रॉपिक और एक होता है एन आइसोट्रॉपिक। तो यहां पर क्या होता है, दे शो एन आइसोट्रॉपी, जबकि ये क्या होता है, दे शो आइसोट्रॉपी। इसके बारे में अभी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये एन आइसोट्रॉपी और ये आइसोट्रॉपी। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं। देखिए आइसोट्रॉपी होता क्या चीज़ है, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो डिफरेंट डायरेक्शन में इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर सेम हो जाता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, तो ये सब जो प्रॉपर्टी है डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में अगर सेम रहता है तो उसको आइसोट्रॉपी कहते हैं, और डिफरेंट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, एन आइसोट्रॉपी कहते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे क्या आइसोट्रॉपिक के बारे में, आइसोट्रॉपी द
फिजिकल प्रॉपर्टीज will have same values in different direction is called आइसोट्रॉपी। ठीक है, आइसोट्रॉपी क्या होता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, ये सब जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होता है कि अलग अलग डायरेक्शन में सेम ही रहेगा, वो डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, तो उसको आइसोट्रॉपी कहते हैं। अगर डिफरेंट हो जाता है, अलग अलग डायरेक्शन में अगर डिफरेंट हो जाता है तब उसको एन आइसोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है, जैसे को समझने के लिए एक क्रिस्टल देख लेते हैं। जैसे कि AB एक आपका क्रिस्टल है, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपका A है और B है, और इस क्रिस्टलाइन में क्या होता है, ये रेगुलर अरेंज रहता है। ठीक है, तो ये A हुआ, ये इसके बाद B हो गया, फिर B, फिर क्या हुआ A के नीचे हो जाएगा B, यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर B हो जाएगा, यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा, A, ये B, A, ये B और A। ये क्रिस्टलाइन के लिए है, क्योंकि क्रिस्टलाइन में इसका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, A के बाद B, B के बाद A के बाद B, यहाँ नीचे भी ऐसा हो सकता है और इधर भी ऐसा हो सकता है। अब इसका देखते हैं, डायरेक्शन में देखते हैं, एक्सिस, जैसे कि इस डायरेक्शन में अगर देखा जाए, इस डायरेक्शन में, ठीक है, फिर अगर इस डायरेक्शन में देखा जाए, जैसे इस डायरेक्शन में देखा जाए, तो इस डायरेक्शन, पहले इस डायरेक्शन में देखते हैं। इस डायरेक्शन में देखते क्या होता है कि A है इसके सराउंडिंग में, मतलब इन्वायरमेंट में, यहाँ पर A B, यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है। जबकि इस डायरेक्शन में देख रहे क्या है कि इस डायरेक्शन में आपका सराउंडिंग में क्या है, इन्वायरमेंट में A है, B है। तो क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, इन्वायरमेंट से चेंज होता है। अगर सेम टाइप का इन्वायरमेंट रहेगा, कनेक्टिविटी रहता है, तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहता है। जब इन्वायरमेंट बदल जाता है, कनेक्टिविटी बदल जाता है, तो उसका प्रॉपर्टीज भी बदल जाता है। तो यहाँ पर अगर रेगुलर अरेंजमेंट है तो इसका इन्वायरमेंट यहाँ पर चेंज हो गया इस डायरेक्शन में। फिर इस डायरेक्शन में आपका A है, इधर इस साइड में आपका B है, जबकि इस डायरेक्शन में आपका AB B है। तो यहाँ पर हर एक डायरेक्शन में आपका इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, इसीलिए इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्शन बदलने से इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलता है। इसीलिए क्रिस्टलाइन को एन आइसोट्रॉपी कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, एन आइसोट्रॉपी कहेंगे। ठीक है, जबकि एमॉर्फस में इरेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण इसका हर एक डायरेक्शन में अरेंजमेंट एक जैसा आ जाता है, जिसके कारण से इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम होता है। इसीलिए ये आपका आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी को शो करता है, ये आइसो प्रॉपर्टी का शो करता है। जबकि क्या हो जाएगा, ये एन आइसोट्रॉपी हो गया। इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, इसको आयनिक फॉर्म में भी देख सकते हैं। आयनिक फॉर्म में कैसे, जैसे कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, तो एक कैटायन और एक क्या है, एनायन है क्रिस्टलाइन के लिए। तो यहाँ पर सोडियम प्लस, फिर क्लोरीन माइनस, फिर यहाँ पर सोडियम प्लस, यहाँ पर क्लोरीन माइनस, यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन माइनस, यहाँ पर सोडियम प्लस, यहाँ पर क्लोरीन माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस, यहाँ पर हो जाएगा सोडियम प्लस, यहाँ क्लोरीन आयन, यहाँ पर सोडियम प्लस और यहाँ पर क्लोरीन माइनस। अब देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है। ये आयनिक क्रिस्टल है, तो इसमें क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट रहता है, मतलब इसके बाद ये आना है। ठीक है, तो इसका हर एक डायरेक्शन में चेक करते हैं इस डायरेक्शन में,
फिर इसका चेक करते हैं इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में अगर देखते हैं, इस डायरेक्शन में देखते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर क्लोरीन आयन है और यहाँ पर सोडियम कैटायन है, सोडियम कैटायन है, क्लोरीन आयन है, यहाँ पर क्लोरीन आयन है, यहाँ पर सोडियम कैटायन है, इस डायरेक्शन में इन्वायरमेंट सोडियम क्लोरीन आयन ऐसा करके इसमें है। जबकि इस डायरेक्शन में आपका क्लोरीन आयन और आपका क्या है यहाँ पर सोडियम एक जैसा है, यहाँ पर अल्टरनेट करके है। जैसे क्लोरीन आयन है तो यहाँ पर सोडियम हो गया, फिर यहाँ क्लोरीन हो गया, फिर यहाँ पर सोडियम है तो यहाँ क्लोरीन हो गया। तो डायरेक्शन बदलने से यहाँ पर क्या हो रहा है कि कैटायन और एनायन का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जिसके कारण से इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, चेंज होता है। इसीलिए क्रिस्टलाइन एन आइसोट्रॉपिक कहलाता है, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होता है। जबकि एमॉर्फस में आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज हर एक डायरेक्शन में सेम होता है, क्योंकि वहाँ पर अरेंजमेंट इरेगुलर रहता है, जबकि इसमें रेगुलर रहने के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन में क्या होता है कि ये जो रेगुलर जो अरेंजमेंट रहता है तो ये बहुत लॉन्ग रेंज में रहता है, बहुत दूर तक ये एक टाइप का अरेंजमेंट को अचीव करता है। यहाँ पर पैटर्न उसका एक जैसा पूरे लॉन्ग रेंज में रहता है। तो ये क्या होता है कि ये लॉन्ग रेंज होता है। क्रिस्टलाइन क्या होता है, ये लॉन्ग रेंज होता है, दे हैव लॉन्ग रेंज, दे हैव लॉन्ग रेंज। जबकि इसमें ऐसा क्या होता है कि एमॉर्फस में ऐसा होता है क्या कि कुछ दूर तक यह रेगुलर जैसा रहता है, फिर उसके बाद इसका इरेगुलरिटी हो जाता है, जिसके कारण से इसको कहेंगे कि एमॉर्फस में आपका शॉर्ट रेंज होता है। तो ये क्या हो जाएगा, दे हैव शॉर्ट रेंज तक, मतलब कुछ दूर तक ये रेगुलर रहेगा, उसके बाद इरेगुलर हो जाएगा, इसीलिए दे हैव शॉर्ट रेंज है, ये शॉर्ट रेंज का रहता है। जबकि ये क्या रहता है, लॉन्ग रेंज का रहता है। ठीक है, ये नेक्स्ट ये प्रॉपर्टीज हो गया, दे हैव लॉन्ग रेंज और दे हैव शॉर्ट रेंज। अब अगला प्रॉपर्टीज क्या है इसका कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ये डिफिनिट होता है, मतलब शार्प होता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, दे हैव डिफिनिट और शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि डिफिनिट आपका मेल्टिंग पॉइंट रहता ही नहीं है। ठीक है, अलग इसमें एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, अलग अलग टेम्परेचर में ये मेल्ट करता है। ठीक है, ये रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। तो ये क्या होगा, दे हैव नो डिफिनिट और शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट
आपका डिफिनिट होता है, शार्प होता है, मतलब एक टाइप का, मतलब एक टेम्परेचर में ये एक टेम्परेचर रहता है, उस टेम्परेचर पे ये मेल्ट कर जाएगा। जबकि इसमें क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे ये मेल्ट करेगा। इसका रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है मेल्ट करने का। ठीक है, तो देखते हैं इसका एक आता है हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व से इसको देखा जा सकता है। हीटिंग कर्व, हीटिंग कर्व, हीटिंग कर्व यहाँ पर टेम्परेचर इस वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में हीट ऐड किया गया है, हीट इसमें दिया गया है, ग्राफ इसके बीच में खींचा जा रहा है। तो हीटिंग कर्व में क्या हुआ कि सॉलिड से गैस में इसको कन्वर्ट करेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस हीट दे दे के इसको कन्वर्ट करेंगे, इसका फेज को चेंज करेंगे। तो इस एक हीटिंग कर्व एक प्रकार का एक लाइन ग्राफ है, जिसमें क्या होता है कि मैटर जो है अपना फेज चेंज करता है। जनरली सॉलिड से आपका गैस में, सॉलिड लिक्विड गैस की ओर जाता है। ठीक है, तो ऐसे कर्व को हम लोग कहते हैं हीटिंग कर्व कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से हीट किया गया, ठीक है, यहाँ पर ये सॉलिड है, फिर यहाँ पर फेज चेंज होता है, तो यहाँ पर मेल्टिंग हो रहा है, यहाँ पर फेज चेंजिंग हो रहा है, सॉरी मेल्टिंग, यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर लिक्विड के बाद फिर यहाँ पर क्या होता है, फेज आपका चेंजिंग होता है और ये यहाँ पर गैस में हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ मेल्टिंग होता है और यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो फेज चेंजिंग होता है, यहाँ पर क्या होता है, वेपराइजेशन होता है, वेपराइजेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, फेज आपका चेंज हो रहा है, फेज चेंज कर रहा है यहाँ पर। तो ये सॉलिड हो गया। देखिए इस यहाँ पर आपका टेम्परेचर फिक्स है, मतलब यहाँ पर कांस्टेंट है, तो मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा उसी टेम्परेचर पे ये मेल्ट कर जाएगा। अब यहाँ पर इस उससे ऊपर होगा तो फिर वो लिक्विड की ओर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इससे ऊपर होगा तो फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। एमोर्फस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसा, इसको कह सकते हैं कि ये प्लेट्यू, ये भी हो गया आपका प्लेट्यू। ठीक है, तो इसमें फिक्स रहता है, इसका जो टेम्परेचर होता है मेल्ट होने का यहाँ पर फिक्स रहता है कि इतना टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इतना टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पर फेज चेंज होगा, उसके बाद वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ग्राफ से देखने को मिलता है कि शार्प होता है और डिफिनिट होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, उसके चारों तरफ एक टाइप का एकदम आइडेंटिकल फोर्स चारों तरफ लगा रहता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इसका इंटरन्यूक्लियर जो डिस्टेंस है वो एकदम सेम रहता है, जिसके कारण से हर डायरेक्शन में हर तरफ इसका फोर्स, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन है वो सेम रहता है। सेम रहने के कारण एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे ये मेल्ट करता है। लेकिन एमोर्फस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एमोर्फस में क्या होता है कि अलग अलग, जैसे एमोर्फस में क्या होता है कि पार्टिकल्स से कुछ दूर में है, कुछ नज़दीक में, कुछ और नज़दीक में, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग टाइप का है। यहाँ पर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो इसके कारण से अलग अलग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग रहने के कारण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में इसका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग हो जाता है। अलग अलग मेल्ट पे अलग अलग टेम्परेचर पे ये मेल्ट करने लगता है। तो इसका जो ग्राफ है हीटिंग कर्व इसका जो है, यहाँ पर ये टेम्परेचर हो गया और यहाँ पर आपका हीट एडेड, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा।
तो जिसमें क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे ये अलग अलग, ठीक है, यहाँ पर रेंज ऑफ टेम्परेचर आता है, जिसके कारण अलग अलग टेम्परेचर पे, पहले इस टेम्परेचर पे थोड़ा सा मेल्ट होगा, फिर इस टेम्परेचर पे होगा, फिर इस टेम्परेचर पे होगा, तो अलग अलग टेम्परेचर पे ये मेल्ट करने लगता है, जबकि इसका फिक्स होता है, शार्प होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो इंटरन्यूक्लियर या मोलिकुलर डिस्टेंस है वो अलग अलग होता है, अलग अलग सेपरेशन होता है, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अलग अलग होता है, इसीलिए ये मेल्ट अलग अलग टेम्परेचर में करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, these are produced by slow cooling under controlled condition of liquid। इसमें क्या बोला गया कि लिक्विड, इसमें क्या होता है कि जैसे कि इसको कूल किया जाएगा, मतलब ये क्रिस्टलाइन है, इसको हीट कर इसको कूलिंग किया जाएगा, तो कूलिंग किया जाएगा तो ये धीरे धीरे कूल करते हैं और इसका एक कंट्रोल कंडीशन पे रखते हैं। अलग अलग कंडीशन रखेंगे, कंडीशन पे ये डिपेंड करता है, कंडीशन करे अलग अलग रखेंगे तो इसका क्रिस्टल फॉर्म फिर अलग अलग हो जाएगा, मतलब एक ही क्रिस्टलाइन का, एक ही सब्सटेंस का जो क्रिस्टलाइन जो होगा अलग अलग टाइप का फॉर्म हो जाएगा, अलग अलग डिफरेंट टाइप का दिखने लगेगा। ऐसे फॉर्म को पॉलीमॉर्फ कहते हैं और इस फेनोमेना को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये स्लो कूलिंग करने पर आपका ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जबकि ये क्या होता है, these are produced by rapid या suddenly cooling of liquid। इसमें क्या होता है, बहुत फास्ट कूल करते हैं, अचानक कूल कर दिए तो इससे क्या होगा, ये एमोर्फस बन जाएगा। ठीक है, इसको स्लो कूलिंग करेंगे और एकदम कंट्रोल्ड कंडीशन भी अगर बदलते जाएंगे तो एक ही सब्सटेंस का आपका डिफरेंट फॉर्म का क्रिस्टल बन जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फ कहते हैं, और ये फिनोमेना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। तो इसको कूलिंग कर्व से देखा जा सकता है, कूलिंग कर्व ऊपर बना लेते हैं, कूलिंग कर्व, कूलिंग कर्व क्रिस्टलाइन का कूलिंग कर्व। यहाँ पर टेम्परेचर वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में टाइम के बीच में ग्राफ खींचा गया है। इसमें क्या करते हैं, कूल करते हैं। ठीक है, इसमें कूल करते हैं कि गैस को कूल करके सॉलिड में कन्वर्ट करने का इसमें प्रोसेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको कूलिंग कर्व कहते हैं। कूलिंग कर्व एक प्रकार का एक लाइन ग्राफ है, जिसमें क्या होता है कि किसी मैटर का फेज चेंज होता है, वो टिपिकली आपका क्या करते हैं, आपका गैस से आपका सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो होता है कूलिंग कर्व, यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉरी, कूलिंग लिक्विड को सॉलिड से, लिक्विड नहीं, कूलिंग का मतलब लिक्विड को आपको सॉलिड में कन्वर्ट करना। तो कूलिंग ऑफ लिक्विड यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर फ्रीजिंग स्टार्ट, ये पॉइंट में
यहाँ पर क्या होता है, फ्रीजिंग आपका शुरू होता है, फ्रीजिंग बिगिंस। यहाँ पर क्या होता है, इस पॉइंट में आपका फ्रीजिंग जो है समाप्त हो जाता है, एंड्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका ऐसा कर्व रहता है, कूलिंग कर्व, कि लिक्विड लिया गया इसका क्रिस्टलाइन का, और इसको क्या किया, कूल करते जा रहा है, तो ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस पॉइंट में आपका फ्रीजिंग होना स्टार्ट होता है, और ये धीरे धीरे आपका ये फ्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर आपका यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है, आपका एंड हो जाता है, ठीक है। ऐसा ये कूलिंग कर्व इसका है। जबकि एमॉर्फस का ऐसा नहीं होता है। एमॉर्फस का इसको स्लो एकदम कूलिंग किया जाता है, जबकि एमॉर्फस में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर, और ये हो गया आपका टाइम। तो ये एकदम सडनली आपका कूल हो जाता है। ये आपका लिक्विड से आपका क्या होता है, ये सॉलिड की ओर कन्वर्ट हो जाता है, एकदम अचानक, एकदम सडनली इसको, या एकदम बहुत फास्ट एकदम कूल करने पर ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि इसको एकदम स्लो करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कूलिंग कर्व हो गया, ये भी आपका कूलिंग कर्व हो गया एमॉर्फस का, जिसमें क्या करते हैं, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। गैस को लिक्विड से सॉलिड में ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली यहाँ पर लिक्विड से सॉलिड दिखा रहे हैं, यहाँ लिक्विड से क्या दिखा रहे हैं, सॉलिड दिखा रहे हैं। आपका ये कूलिंग कर्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इसका है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, एक चीज हीटिंग कर्व में बताया गया था क्या, या कूलिंग कर्व में, ऐसा सॉरी, कूलिंग कर्व में बताया गया क्या कि एक सर्टेन एक कंडीशन होता है जिसमें उसको क्या करते हैं, स्लो इसको कूल करने पर ये आपका एक ही सब्सटेंस का अलग अलग फॉर्म का क्रिस्टल बनता है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फ कहते हैं, और ये फिनोमेना को पॉलीमॉर्फिस कहते हैं। तो ये एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मॉर्फिज्म एंड एलोट्रॉपी। और इसमें क्या होता है, ये ऐसा इसके साथ नहीं होता है, क्योंकि सडनली करते हैं तो ऐसा इसका सर्टेन कंडीशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो दे डोंट शो पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रॉपी। अच्छा, ये होता क्या चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि एक ही सब्सटेंस का, पॉली मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है, पॉली मतलब होता है मेनी, और मॉर्फ का मतलब होता है शेप हो गया, ठीक है, शेप हो गया। तो इसमें क्या होगा, पॉली मतलब एक ही सब्सटेंस का आपका अलग अलग शेप होगा, अलग अलग क्रिस्टल के फॉर्म में होगा, वो अलग अलग उसका होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस कंपाउंड, वो जो क्रिस्टल बना हुआ है उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फ कहते हैं, और ये जो फिनोमेनन होगा उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। ये कंपाउंड में होता है, जबकि एलोट्रॉपी एलिमेंट में ऐसा होता है कि एलिमेंट में ये जब अगर पॉलीमॉर्फ का ये पॉलीमॉर्फिज्म का एक स्पेशल कैटेगरी है जो ये एलिमेंट में होता है। अगर एलिमेंट में एक ही एलिमेंट जब अलग अलग शेप में क्रिस्टल के फॉर्म में
अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको एलोट्रोपी कहते हैं, जबकि कंपाउंड जब एक ही सब्सटेंस का अलग अलग डिफरेंट टाइप का उसका शेप हो, ठीक है, तो उसको क्रिस्टल फॉर्म में, तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फ कहते हैं। जबकि एलिमेंट रहेगा, ये एलिमेंट के लिए होता है, एलिमेंट के लिए, ये एलिमेंट के लिए होता है, जबकि ये क्या होता है, कंपाउंड के लिए होता है। ठीक है, तो कंपाउंड में ये क्या करेगा, एक ही सब्सटेंस का कंपाउंड क्या करेगा, अलग अलग शेप में रहेगा एक ही, ठीक है, तो वो कंपाउंड रहेगा तो उसको पॉलीमॉर्फ कहते हैं, और वो फिनोमेना पॉलीमॉर्फिस कहलाता है। जब एलिमेंट में ऐसा होने लगे तो उसको एलोट्रॉपी कहते हैं वो फिनोमेना को, और वो एलिमेंट को एलोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है, एमॉर्फस में ऐसा नहीं होता है। जैसे देखते हैं, जैसे एग्जांपल पॉलीमॉर्फिस का, पॉलीमॉर्फ, पॉलीमॉर्फ, ठीक है, ये कंपाउंड को रेफर करता है। जैसे क्या, KNO3 ले लिए, तो KNO3 जो है आपका रोम्बोहेड्रल होता है, हेड्रल, जबकि इसका ऑर्थो रोम्बिक भी होता है। रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल भी कहते हैं। ये तो ये पोटासियम नाइट्रेट का मतलब एक ही सब्सटेंस है, जबकि इसका क्रिस्टल फॉर्म दो फॉर्म होता है, रोम्बोहेड्रल में होता है और ऑर्थो रोम्बिक में होता है। तो ऐसे को पॉलीमॉर्फ कहते हैं, और ये जो फिनोमिना होगा इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे KNO3, KNO3 तो यहाँ पर है, AgNO3, तो इसका क्या होता है, रोम्बोहेड्रल, और आपका ये ऑर्थोरोम्बिक भी होता है, ऑर्थोरोम्बिक। फिर एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रोम्बोहेड्रल और इसका आपका क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक भी होता है। ठीक है, सिर्फ कंडीशन बदलने से ऐसा हो जाता है। कंडीशन ग्राफ में तो दिखाया गया, कंडीशन बदलने से एक ही सब्सटेंस का आपका शेप आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इसका जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का आपका क्या होगा, रोम्बोहेड्रल भी होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है। इसको कैल्साइट, इसका रोम्बोहेड्रल के फॉर्म में जो रहता है इसको कैल्साइट कहते हैं, जबकि इसको कहते हैं एरोगानाइट, एरोगानाइट कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका, और ये जो फेनोमेना हो गया इसको पॉलीमॉर्फिस कहते हैं, और ये जो हुआ, ये जो दोनों हुआ इसको पॉलीमॉर्फ कहते हैं। मतलब पोटेशियम नाइट्रेट का रोम्बोहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक जो हो गया इसको पॉलीमॉर्फ कहेंगे। इसका रोम्बोहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक हो गया सिल्वर नाइट्रेट का, इसको पॉलीमॉर्फ कहेंगे, इसको एक पॉलीमॉर्फ कहेंगे। ठीक है, तो एक ही चीज़ का है लेकिन अलग अलग कंडीशन में इसका अलग अलग शेप में ये चेंज हो गया है। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन में एग्जिस्ट करता है, एमॉर्फस में ये नहीं करता है। ठीक है, बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, जैसे कि एलोट्रॉपी के लिए देखते हैं। एलोट्रॉपी आपका पॉलीमॉर्फ का ही एक स्पेशल केस है। ठीक है, इट इज ए स्पेशल केस ऑफ polymorphism. If element shows polymorphism, then it is called allotropy. जैसे एग्जांपल में यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कार्बन का ये एलिमेंट फॉर्म है, एलिमेंटल फॉर्म है, तो कार्बन का आपका डायमंड हो गया, डायमंड, तो ये आपका क्यूबिक फॉर्म होता है,
जबकि इसका ग्रेफाइट एलोट्रोपी है, एलिमेंटल फॉर्म है, लेकिन इसका एक सर्टेन कंडीशन में इसका आपका शेप चेंज हो गया है, ठीक है, एलिमेंट का। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का ही एक केस है, जबकि ये कंपाउंड में होता है पॉलीमॉर्फिज्म, जबकि ये एलिमेंट में होता है। तो ये क्यूबिक हो जाता है और ये जो है आपका हेक्सागोनल फॉर्म में रहता है, हेक्सागोनल फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया। दूसरा एग्जांपल यहां देख लेते हैं, जैसे टीन का लेते हैं। तो टीन का दो आता है, ये ग्रे एक कलर का आता है, एक वाइट आता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्यूबिक हो गया, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एलोट्रोपी, अलग अलग फॉर्म में है। चलिए इतना नोट कीजिए। सॉरी, यहाँ पर आपका हो जाएगा टेट्रागोनल, हो जाएगा टेट्रागोनल, ठीक है। इसको देख लीजिए। इसी टाइप से सल्फर का अगर थर्ड एग्जांपल है सल्फर का अगर देखा जाए तो इसका रोम्बिक सल्फर, मोनो क्लिनिक और एक आपका प्लास्टिक होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग शेप में रह रहा है, एलिमेंटल फॉर्म है, तो ये आपका एलोट्रोपी हो गया। इसी टाइप से आपका ऑक्सीजन का देखा जाए तो ऑक्सीजन का एक O2 फॉर्म हो गया और एक आपका ओजोन का फॉर्म हो गया। इसी टाइप से एक और देखते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। फॉस्फोरस आपका रेड फॉस्फोरस, आपका फिर वाइट फॉस्फोरस, आपका क्या हो गया फिर ब्लैक फॉस्फोरस। तो ये सब क्या हो गया, एलोट्रोपी हो गया है। ये एलोट्रोपी हो गया। एलोट्रोपी एक प्रकार का स्पेशल केस है पॉलीमॉर्फिज्म का, होता है वो कंपाउंड में होता है। अब इसमें क्या होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म या एलोट्रोपी हो, इसका क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आपका अलग रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग रहेगा, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट अलग है, अरेंजमेंट इसमें अलग है। तो इसका क्या होगा कि इसको हटा देते हैं। जैसे क्या होगा, पॉलीमॉर्फ या एलोट्रॉप्स, इसमें क्या होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जबकि आपका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन सेम है, केमिकल कंपोजिशन इज सेम। तो पॉलीमॉर्फ या एलोट्रॉप्स जो कि क्रिस्टलाइन का एक प्रॉपर्टीज है वो शो करता है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज आपका डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि पार्टिकल्स का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसका अरेंजमेंट अलग होता है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगा, क्योंकि इसमें
कंपोजिशन जो होता है, केमिकल कंपोजिशन आपका सेम रहता है। एमॉर्फस में ये प्रॉपर्टीज नहीं होता है, ठीक है। देखिए क्रिस्टलाइन, इधर क्रिस्टलाइन चल रहा था, क्रिस्टलाइन, इधर एमॉर्फस, एमॉर्फस। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि इसमें क्लीवेज प्रॉपर्टीज होता है। दे शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें क्या होगा, दे डोंट शो क्लीवेज प्रॉपर्टीज। जैसे क्या हुआ कि ये आपका एक क्रिस्टलाइन है, यहाँ से एक शार्प टूल से कट कर दिए, तो यहाँ कट होने के बाद ये पीस जो कट के निकला है, प्राप्त हुआ है, ये आपका रेगुलर इसका रहेगा, ठीक है। ये रेगुलर ऑब्टेंड होगा, ये रेगुलर होगा, तो ये रेगुलर होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे कि क्लीवेज प्रॉपर्टीज इसमें। जबकि इसमें क्या होगा कि इसमें अगर कट किया जाए तो इरेगुलर यहाँ पर दिखने को मिलता है, इरेगुलर, तो कहेंगे कि ये इसमें क्लीवेज प्रॉपर्टीज नहीं है, जबकि इसमें क्लीवेज प्रॉपर्टी है। क्लीवेज प्रॉपर्टी मतलब शार्प टूल से अगर कट करने के बाद यहाँ पर एकदम रेगुलर कटिंग होगा, इसलिए इसको कहते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी शो कर रहा है क्रिस्टलाइन। जबकि इसमें इरेगुलर होता है कटिंग, तो इसको कहते हैं आपको कि क्लीवेज प्रॉपर्टीज ये शो नहीं कर रहा, ये अमॉर्फस में ऐसा दिखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है क्रिस्टलाइन। क्या होता है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, दे शो ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर शो नहीं करता। दे डोंट शो ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब ये क्वेश्चन ये है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है। ट्रांजिशन टेम्परेचर का मतलब है कि जो दो एलोट्रॉप्स है, जैसे एक ही सब्सटेंस का दो एलोट्रॉप्स है, जैसे कि अभी बताया गया कि एलिमेंट में जैसे कार्बन का है, एक ग्रेफाइट होता है, एक डायमंड होता है, ठीक है। फॉस्फोरस का ही बताया गया, रेड है, वाइट है, ब्लैक है। तो इसी टाइप से पॉलीमॉर्फ होता है, एक एलोट्रॉप ही होता है। एलोट्रॉप आपका एलिमेंट के फॉर्म होता है और वो कंपाउंड के फॉर्म होता है। तो दो एलोट्रॉप्स या पॉलीमॉर्फ्स जब जिस टेम्परेचर पे वह इक्विलिब्रियम में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो वैसे को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच बोथ एलोट्रॉप्स और पॉलीमॉर्फ्स को exist in equilibrium is called transition temperature। जैसे एग्जाम्पल, जैसे भी था टीन का दिया हुआ था एग्जाम्पल में, टीन के लिए कि टीन का आपका एक ग्रे फॉर्म में होता है और एक आपका होता है वाइट फॉर्म में होता है, ठीक है।
ग्रे फॉर्म और वाइट फॉर्म में। ठीक है, तो इसका जो ग्रे से वाइट, इसका अभी जस्ट इसका शेप बताए थे, ग्रे और ये वाइट फॉर्म है। तो ग्रे से वाइट फॉर्म मतलब इसका इक्विलिब्रियम होगा कि मतलब ये टीन जो होगा, टीन इसका ग्रे और इसका टीन का वाइट फॉर्म। तो एक ही एलिमेंट का आपका ये अलग अलग क्रिस्टल फॉर्म है, ये अलग अलग क्रिस्टल फॉर्म है। इसका आगे बताए थे क्रिस्टल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो अलग अलग है। तो ये जो होता है जिस टेम्परेचर पे ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए, इसका होता है 13.2 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जिस टेम्परेचर पे ये इक्विलिब्रियम में आ गया कि एक ही, जैसे कि एलोट्रॉप ये दोनों एलोट्रॉप है। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, जिस टेम्परेचर पर आ जाएगा उसी टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। ये एलोट्रॉप के लिए भी होता है और पॉलीमॉर्फ के लिए भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया 13.2 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर हो जाएगा 13.2 डिग्री सी हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इसका होता था क्यूबिक होता था, उसका टेट्रागोनल होता था। ये क्यूबिक फॉर्म में रहता था, ये रहता था टेट्रागोनल फॉर्म में रहता। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे पॉलीमॉर्फ का देख लेते हैं, ये एलोट्रॉप का था, पॉलीमॉर्फ का देख लेते हैं। जैसे KNO3 का यहाँ पर होता है इसका रोम्बोहेड्रल, जबकि इसका होता है ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, ये इसका शेप है। अब ये दोनों जो ये पॉलीमॉर्फ हो गया, तो ये जो होता है कि इसका KNO3 इसका रोम्बोहेड्रल फॉर्म, आपका इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ गया किसके, KNO3 आपका ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, तो ये आता है 128.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका इस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे, 128.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और भी होता है, हम 2 एग्जांपल लेके बताए हैं। ठीक है, तो ये क्रिस्टल में ऐसा दिखने को मिलता है, एमॉर्फस में ऐसा ट्रांजिशन आपका टेम्परेचर नहीं होता है, जबकि क्रिस्टलाइन में आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर शो करता है, एमॉर्फस में ये नहीं होता है। ठीक है, और एक लास्ट प्रॉपर्टीज ये दे सो आइसोमॉर्फिज्म, और ये होता है दे डोंट शो मॉर्फिज्म। देखिए, आइसो का मतलब हो गया सेम, मॉर्फ का मतलब हो गया सेम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट टाइप का सब्सटेंस रहेगा, लेकिन उसका क्रिस्टल जो फॉर्म होगा, उसका शेप जो होगा, उसका क्रिस्टल का जो शेप होगा वो सेम हो जाएगा, डिफरेंट रहेगा, वो डिफरेंट सब्सटेंस करेगा, लेकिन उसका क्रिस्टल जो फॉर्म होगा, उसका शेप जो होगा सेम हो जाएगा, तो उसको आइसोमॉर्फ कहते हैं। तो ये आपका क्रिस्टलाइन जो था आइसोमॉर्फ को शो करता है, जबकि वो आइसोमॉर्फ नहीं होता। जैसे एग्जांपल में आइसोमॉर्फ का लिया जाए, जैसे क्या हो गया कि आपका सोडियम क्लोराइड ले लिए, ठीक है, और आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिए, ये आपका आइसोमॉर्फ हो गया। ठीक है, ये आइसोमॉर्फ हो गया, ये दोनों आइसोमॉर्फ हो गया, ये आइसोमॉर्फ हो गया। इसमें आइसोमॉर्फ में क्या होता है, जनरली देखने को मिलता है कि इसका एटॉमिक रेशियो सेम होता है। जैसे कि सोडियम का 1, क्लोरीन का 1, तो 1:1 है, तो यहाँ पर भी 1:1 है। तो ये आपका जो होता है
क्रिस्टलाइन में आइसोमॉर्फ का प्रॉपर्टीज शो करता है, जबकि एमॉर्फस में नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आज समाप्त होता है। इस नेक्स्ट क्लास में हम ये क्रिस्टलाइन के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिस्टलाइन कितने टाइप का होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।